बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और पीपल पार्टी ने सिंध में बलदियाती इंतखाबात में मैदान मार लिया है, जबकि KP के स्वात की सीट PTI ने जीत ली है। ये बड़ी अहम खबरें हैं। और सबसे अहम खबर यह है कि 2014 के धरने के मरकज़ी किरदार साबिक़ DG ISI की PTI में शमूलियत के बाद उठने वाले सवालात ने हलचल मचा दी है। और सवाल ये कि क्या इमरान खान की जो जमात है वो दरअसल एक प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि फ़ौज के अंदर जो रिटायर्ड और हाज़िर सर्विस जर्नैल हैं या फ़ौजी अफसरान हैं, उनकी एक सियासी जमात बनाई जाए जिसका एक सिविलियन फेस हो। तो ये हकीकत अब खुलती जा रही है कि साबिक़ रिटायर्ड फ़ौजी अफसर जो कि PTI का ज़्यादातर हिस्सा नज़र आते हैं, उनमें एक और का इजाफ़ा हो गया। और ये साबिक़ DG ISI हैं। ये धरने के मरकज़ी किरदार थे 2014 के, और इनके हवाले से कहा जाता है कि ये उस वक़्त की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तकरीबन कू करने वाले थे। इन पर बात करेंगे। इसके अलावा अमरीकी साजिश के बाद एक और साजिश बताई गई, वो बनी गाला में जासूस पकड़ा गया। वो जासूस कौन था, उस जासूस का भी सुराग मिल गया है। वो जासूस कौन था और पकड़ा कैसे गया, उस पर भी बात करेंगे। सिंध के बलदियाती इंतखाबात में इल्ज़ामात लग रहे हैं, और क्या सिंध के बलदियाती इंतखाबात में पीपल पार्टी ने धांधली की है, या पीपल पार्टी की जो सियासत है वो अभी तक वायलेंस से पाक नहीं हो सकी, क्योंकि 14 ज़िला में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उस पर कोई और सवाल नहीं उठा रहा। हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें, यानी पीपल पार्टी की जो इत्तेहादी जमातें सिंध में हैं, उनमें MKM और JUIF ये दोनों सवाल उठा रही हैं, और ये दोनों इतराज़ कर रहे हैं कि पीपल पार्टी ने सिंध में धांधली की है या गदर मचाया। तो धांधली के इल्ज़ामात, इलेक्शन में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जहाँ पे धांधली के इल्ज़ामात ना लगे, लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें जो कि अब धमकी भी दे रही हैं। MKM ने तो बाकायदा धमकी दे दी है कि वो पीपल पार्टी को छोड़ सकती है। उस पर PTI ने बाहें फैला दी हैं और क्या वापस आ जाओ, हम आपको गले लगा देंगे, लेकिन उन उम्मीद ना हो गई। MKM ने उनको भी टका सा जवाब दे दिया, तो जाना भी कितने नहीं तो शिकवा भी करना है। तो ये सारी अहम खबरें हैं। एक और अहम खबर आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, और वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के 30 MNA 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद वापस आ रहे हैं कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली का हिस्सा बन रहे हैं। इसकी तफसीलात कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनरल बाजवा को जो सऊदी अरब ने अवार्ड दिया। उस अवार्ड में सारी दुनिया खुशी मना रही है। पाकिस्तान में लोग खुश हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को सऊदी अरब ने एक आला तरीन एजाज़ से नवाजा है। इस पर उन्हें मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन एक तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को ये अवार्ड किस वजह से मिला है, और दूसरा इस पर मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी है। लेकिन ये मुबारकबादें सिर्फ हुकूमत या और सियासी जमातों की तरफ से तो आ रही हैं। PTI के इमरान खान ने, PTI के चेयरमैन ने जनरल कमर जावेद बाजवा को मुबारकबाद क्यों नहीं दी? उनकी एक ज़माने में बड़ी दोस्ती थी, और ये एक ही पेज पर होने के दावे किया करते थे, और वो अब भी उन्हें न्यूट्रल कहकर उनसे इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा को मुबारकबाद नहीं दी। तो PTI वाले इस बात पर नाराज़ हैं कि जनरल बाजवा को आखिर किस बात पर सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज़ मेडल दिया है। ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा एजाज़ है, सबसे बड़ा सरकारी एजाज़ है जो कि जनरल बाजवा को दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तानी अफवाज से खुश है, पाकिस्तानी अफवाज को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज समझता है, और पाकिस्तानी सिपह सलार को वो अवार्ड देना अपनी और उनकी इज़्ज़त का बायस समझता है। तो एक तो बात ये हो गई कि जनरल बाजवा को जो अवार्ड मिला है उस पर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और वो नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से और उनकी जमात की, ख़ासा उनकी जमात की जानिब से। तो क्या इमरान खान ये समझते हैं कि जनरल बाजवा को अवार्ड इसलिए दिया गया है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से उनकी जान छुड़ा दिया है? खान साहब के हवाले से सऊदी अरब जो कि शुरू में उनकी दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा अच्छे ख्यालात रखते थे, लेकिन खान साहब ने वज़ीर बनने के बाद पाकिस्तान के तकरीबन हर मुल्क से ताल्लुकात ख़राब कर दिए, खारजा ताल्लुकात ख़राब किए। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब ने उन ताल्लुकात को बहाल करने में और उन ताल्लुकात को ख़राब होने से बचाने में जो अहम किरदार अदा किया है, उस पर सऊदी अरब ने उनको, यानी उनकी जो सेंस प्रिवेल करती है, उनकी जो सेंसिटी है, या उनकी जो समझदारी है, उसको सामने रखते हुए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को उनके ताल्लुकात को ख़राब होने से जो बचाया है, उस पर उन्होंने उनको अवार्ड दिया। और नायब वज़ीर दिफा भी उनसे मिले
और उन्होंने तो एक उर्दू में ट्वीट किया, उस पर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। उस पर जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो किसी की खिदमत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल को, आर्मी चीफ को अवार्ड मिलने पर जिस तरह पीटीआई तनकीद कर रही है, उससे ये लगता है कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं बल्कि किसी और मुल्क के आर्मी चीफ है, या फिर तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो ये बुग़्ज़े बाजवा है या इसको क्या कहा जाए कि जिस पर लोग खुश नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अवाम खुश है इस बात पर कि उनको उनकी आर्मी चीफ़ को अवार्ड मिला है। उनको पाकिस्तान में भी जब भी आते हैं बाहर से लोग, बहुत से लोग आए जिनको पाकिस्तान ने अपने आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा है, उनकी एक लंबी लिस्ट है। तो क्या उनसे कभी पूछा गया कि आपने इनको किस बात पे अवार्ड दिया है? तो ये अवार्ड होते हैं ताल्लुकात को बेहतर बनाने में और हैरसगाली के तौर पर लिए और दिए जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती। तो इस पर यूथिये जल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि उनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो ये रिएक्शन उन तस्वीरों के नीचे ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेंड अभी नहीं चला। उसकी वजह क्या है कि वो मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी मुकाम पर बातचीत को अब उन्होंने बैलेंस करने का, यानी ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हद से आगे नहीं जाएंगे। तो लगता है कि वो जो ट्रॉलर्स हैं, जो इनके ट्रेंड बनाने वाले, उनको तो रोक दिया गया कि आप इस किस्म के ट्रेंड नहीं बनाएंगे, लेकिन जो वो कहते हैं फ्री फॉल, जो शुतर बेमहार किस्म के यूथिये हैं, वो अपने कमेंट्स पे कर रहे हैं। और कल खान साहब ने लाहौर में भी तकरीर की। लाहौर में इंतखाबी मुहिम के मुख्तलिफ जलसों से उन्होंने, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग से उन्होंने खिताब किया, तो उसमें भी उन्होंने जनरल बाजवा की इस एफर्ट का जिक्र नहीं किया। लेकिन इससे भी अहम खबर ये है कि साबिक DGI जनरल ज़हीर इस्लाम वो PTI में शामिल हो गए हैं। जनरल ज़हीर इस्लाम पाकिस्तान की जो सियासी और मिलिट्री तारीख़ है उसका एक बड़ा अहम किरदार है। 2012 से लेकर 2014 तक ये रहे हैं DGISI, और इनके दौर में धरना हुआ और इन्हें धरने का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जनरल ज़हीर इस्लाम, बल्कि कहा नहीं जाता, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के एक भाई हैं, अहमद शुजा नवाज़। उन्होंने किताब लिखी थी द बैटल फॉर पाकिस्तान। उसमें उन्होंने जिक्र किया है उनकी अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन से जो बातें हुई। उनको अमरीकी सफ़ीर ने बताया था कि जनरल ज़हीर इस्लाम उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता उलटने वाले थे। तो उन्होंने कोर कमांडर से भी मशवरा कर लिया था और उन्होंने इसकी बाकायदा कैंपेन फ़ौज के अंदर लॉन्च की थी, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ ने उनको उनकी इजाज़त नहीं मिली और उन्होंने ये कू नहीं करने दिया। ये उन दिनों की बात है जब GT रोड और मोटरवे बंद थी। खान साहब ने धरना दिया हुआ था। इस दौरान एक कॉल भी पकड़ी गई जनरल ज़हीर इस्लाम की, और इस कॉल के बारे में फिर मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान ने एक इंटरव्यू दिया BBC को, और उन्होंने इस मुबैना कॉल का जिक्र किया, जिसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब को पार्टी से हटाना पड़ा, क्योंकि फिर फ़ौज की तरफ से इतना प्रेशर है कि आपने इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन उसके बाद फिर लेकिन ये हकीकत है कि जो धरने के दौरान एक कॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को सुनवाई गई थी। और फिर जनरल रहील शरीफ को से कहा गया था कि नवाज शरीफ ने कि या आप घर चले जाएं, हम घर चले जाते हैं, इस तरह की अगर चीज़ है कोई कि अगर आप हमारी हुकूमत हटाना चाहते हैं। तो जनरल रहील शरीफ ने उसको यकीन दिलाया था कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बुरी नीयत नहीं रखते, ना उनका इरादा उनको घर भेजने का है। तो उन्होंने जनरल ज़हीर इस्लाम को बुलाकर उनसे पूछा था कि ये उनकी ऑडियो कॉल है, तो उन्होंने इतराफ़ किया था कि ये उनकी ऑडियो कॉल है। जिसके बाद फिर ये धरने वाला मामला जो है वो रैपअप हुआ, और फिर जनरल ज़हीर इस्लाम एक अरसे तक जो है वो यानी गैर एलानिया तौर पर हाउस अरेस्ट रहे। कुछ 6 महीने या से ज़्यादा का अरसा उनको यानी इनएक्टिव कर दिया गया। वो DGISI थे, लेकिन वो एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, उनको उनकी एक्टिविटी रोक दी गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें नज़र आई, और उनका माजी जो है वो उस बात से भरपूर है कि वो एक बहुत बड़ा ही अहम किरदार थे। जनरल पाशा और जनरल हमीद गुल और जनरल ज़हीर इस्लाम और जनरल आसिम बाजवा, ये उस वक़्त की एक यानी एक ऐसी फ़ौजी रजीम थी जो कि नवाज शरीफ हुकूमत या सिविल हुकूमत को गिराना चाहती थी। और इससे अंदाज़ा होता है कि पिछले दिनों भी एक वीडियो आई थी, एक शुजा पाशा की एक जाली वीडियो आई थी, और उसके बाद बड़ा उसके ऊपर भी लोगों ने यानी रिएक्ट किया कि वेरी गुड जनरल साहब, आप PTI के हक़ में बोले। तो अब तो एक बाकायदा DGISI जो है वो पिंडी में एक पॉलिटिकल यानी पिंडी का कोई इलेक्शन है, उसके अंदर वो
पॉलिटिकल कैंपेन करते हुए पाए गए और उसकी तस्दीक पीटीआई ने की है कि वो उन्होंने यानी पीटीआई कैंपेन में हिस्सा लिया है। तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब खुलकर सामने आ गए हैं, तो बाकी के लोग भी खुलकर सामने आने चाहिए जो कि बज़ाहिर वो फ़ौज के तर्जमान या तजिया निगार के तौर पर टेलीविज़न स्क्रीनों पर आते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक रास्ता खोल दिया है कि वो फ़ौजी जनरल या वो फ़ौजी अफसर या रिटायर्ड अस्करी माहिरीन वो भी चाहें तो सियासी जमात का हिस्सा बन सकते हैं और खुलकर भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। तो इस बात को अब अगर कोई ये कहे कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो खालिस पॉलिटिकल जमात है, तो इस बात को अब कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये बात तय हो गई है कि ये पॉलिटिकल जमात जो है ये दरअसल पॉलिटिकल जमात नहीं है, ये इसको पॉलिटिकल जमात का कवर दिया गया और इसके पीछे जो है वो वही माइंडसेट है जो कि फ़ौज के अंदर प्रोवेल करता है। अब इस सारे मंसूबे को जो कि हाइब्रिड रजीम था, जिसको कहा जाता था कि ये बाजवा डॉक्ट्राइन है या कोई और डॉक्ट्राइन है, उसको फिर ख़ुद बाजवा साहब ने नाकाम बना दिया। बाजवा साहब को समझ आ गई कि ये काम जिनका है उनको करना चाहिए और इस तरह की जो तजर्बा है ये कामयाब नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को कहाँ से रोकें जो कि इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो ये एक नीम सियासी जमात है, इसलिए कहा जाता था ख़ास के दौर में कि ये सिविल मार्शल लगा हुआ है और ये बात तो वक्त ने साबित कर दी है। तो अब जितने रिटायर्ड जर्नैल हैं वो उनको खुल के अगर वो अपना जनरल पाशा आना चाहते हैं या कोई और आना चाहता है, जनरल आसम बाजवा पीटीआई की बेशमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, जनरल एजाज ईवान हैं, जनरल अमजद शुएब है, बहुत सारे लोग हैं जो कि पीटीआई की हिमायत करते हैं, तो उन्हें खुलकर पीटीआई का हिस्सा बन जाना चाहिए। उनको पॉलिटिकल कैंपेन में आगे इलेक्शन आने वाले हिस्सा लेना चाहिए। तो यानी फिर एक यानी ये बात तो ये बात तकरीबन तय हो गई है कि ये खास सब की जो जमात है उसको बनाने के पीछे जो असल डॉक्ट्राइन था वो ये था कि जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं, जब जो फ़ौज में नहीं है, फ़ौज के अंदर तो पॉलिटिकल एक्टिविटी को मना किया जाता है, लेकिन ये एक ज़माने में होती रही है, अब उसको एपॉलिटिकल कर दिया गया। यानी अब फ़ौज के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती जिसमें ये नज़र आए कि वो किसी सियासी जमात को, और ख़ासकर हमायत अलग बात है, लेकिन सियासी जमात का हिस्सा होना और उसे बाकायदा प्रमोट करना और उसके नज़रिए को लेकर चलना, ये पिछले यानी ये तो नवाज शरीफ की, इसको शराफत कहें, इसको बुज़दिली कहें, क्या कहें। एक ज़माने में नवाज शरीफ ने बताया था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम उनसे आधी रात को इस्तीफ़ा लेने आ गए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, उन्होंने कहा था ओवर माई डेड बॉडी। और जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है वो उनके हवाले से और भी यानी उनकी एक शादी के हवाले से बहुत तज़किरा है। तो बहरहाल वो उनकी निजी लाइफ है और इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जनरल ज़हीरुल इस्लाम की पीटीआई में शमूलियत ने बता दिया कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी असल हकीकत क्या है, ये पार्टी क्यों बनी थी और इसके अंदर कौन से लोग शामिल हैं। और आज ये सारे लोग जो है वो अपने यानी जिन्होंने इनको बनाया उनकी तरफ से ऐलान लाताल्लुकी के बाद ये पौंतरे हुए हैं, पौंतरे समझते हो, बौखला गए हुए हैं। तो ये जो खास साहब की चीखो पुकार है ये उनके अकेले की नहीं है, उन सब की चीखो पुकार है जिनका ये डॉक्ट्राइन था। तो अब वो खुलकर किरदार सामने आना शुरू हो गए। जनरल ज़हीरुल इस्लाम का सामने आना मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है, और जनरल पाशा की वीडियो का जारी करना वो भी मेरे लिए हैरानी की बात नहीं, क्योंकि उनकी वीडियो इसलिए जारी की गई कि वो भी रिएक्ट करें और वो भी आके जनाब खड़े हो जाए कि जनाब ये तो आपके बेबीज़ थे हम, और अब आप लातल्लुक हो गए, हम मुश्किल वक्त आया, सारे गायब हो गए। तो जनरल ज़हीरुल इस्लाम तो रेस्क्यू करने के लिए आ गए, हम बाकी के लोग भी आ जाएँ और इस पार्टी का हिस्सा बन जाए। तो एक ये बात समझ में आई है और समझ में आता है कि क्यों खास साहब इतना बेचैन है और क्यों उनकी पार्टी के लोग इतना फ़ौज के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, यानी जो आसरा था, जो सहूलत थी वो नीचे से खींच ली गई है। तो अब उसकी जो है वो खुल के सामने आई है। ज़हीरुल इस्लाम वही है जब APMS का वाक़या हो रहा था पेशावर में, तो उस वक़्त ये धरने से हुकूमत गिराने में मसरूफ़ थे। तो ड्रामे नहीं ख़त्म होते वैसे पीटीआई के। कल इन्होंने ड्रामा किया है कि जी बनी गाला से जासूस पकड़ा गया, वो जासूस कोई आला लगा रहा था ख़ास करके बेडरूम में और फिर वो पकड़ा गया, बड़ी उस पर लेदे हुई और पूरा एक हाइप क्रिएट की गई। एयरवाई का रिपोर्टर जो बाकायदा 007 बना हुआ था जेम्स बॉन्ड, वो डिवाइस दिखा रहा था, जनाब ये वो डिवाइस है और ये ऐसे पकड़ी गई है, और वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने खरीद के क्या कौन सा मुलाजिम के ऊपर कपड़ा दिया हुआ था। मुलाजिम कौन था भाई? फैसला जी ये इस वक्त यहाँ इमरान खान की रहायशगाह से इनको रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से
जो कि बताया गया है कि बगिंग के लिए इस्तेमाल जो है जासूसी के लिए किया जाता रहा। ये वो डिवाइस थी जिसको ये इंस्टॉल करने के लिए आया था। पिछले 6 साल से जो है ये उसके बारे में ये दावा किया गया जी, ये पुराना 6 साल पुराना मुलाजम है, इसको किसी ने 50,000 रुपये दिए कि ये डिवाइस खास सब कमरे में लगा दो, और वो पता नहीं लगा नहीं सका, या इनको खबर हो गई, इनका कोई अपना जासूसी का निज़ाम होगा। तो क्योंकि जासूस तो उनके अलावा ही बहुत है ना, यानी जासूसों की तादाद खान साहब के आसपास तो है। ये तो था मुलाजम जो 6 साल से था, और किसी को इससे पहले ख्याल नहीं है कि इस मुलाजम को जासूस बना लिया जाए, और उनको भी यही मुलाजम मिला था। खैर वो वो एक 007 ARY का रिपोर्टर, उसने पकड़ के उनकी वो डिवाइस दिखाई और लोगों को कहा जनाब ये है। तो ये ड्रामे जिस तरह के वो नए ड्रामे नहीं हैं। अब बंदा कौन था? पुलिस को जब बंदा दिया गया तो इस्लामाबाद पुलिस ने कहा जनाब ये बंदा जो दिया ये तो ज़हनी तौर पर माजूर है, ये तो बात भी नहीं कर सकता, कुछ चीज़ बताता ही नहीं, बस हूँ हाँ करता है, और इसकी तो शनाख्त भी नहीं है। फिर इन्होंने कहा जी हमें बनी गाला के मुलाजमिन की एक फ़हरिस्त दें ताकि हमें पता चले कितने मुलाजम हैं और उनमें से कौन सा मुलाजम है और इसके ताने बाने कहाँ हैं। इसकी शनाख्त हमें समझ नहीं आ रही है, ये कुछ बोल भी नहीं रहा और ना कुछ इसको वो है। उस पर उनको फ़हरिस्त भी मुहैया नहीं की गई। तो ये मिस्टीरियस एक यानी कहानी गढ़ी गई, और ये शहबाज गिल साहब का डिपार्टमेंट है, और शहबाज गिल साहब बेचारे कोई ना कोई लेके आते हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ऐसी चीज़ जो जिससे मवाद मिल जाए PTI को ख़बरों में रहने का, क्योंकि PTI को ख़बरों में रहने का बड़ा शौक़ है। और इस तरह की एक चीज़ आपको याद है, माजी में वो तारुल कादरी साहब भी किया करते थे। उन्होंने तो बाकायदा अपने घर पे फायरिंग कर ली, फिर अपने कपड़ों को खून लगाया, और फिर उस पर कमीशन बना, और फिर उस कमीशन ने सुराग लगाया कि जनाब चूटो चूट लाल है, वो समझ लाल है, तो ये भी लाल है। और फिर ये कहा गया जी खान साहब ने उस मुलाजिम को माफ़ कर दिया, जो सबसे बड़ा ड्रामा है। खास साहब चूँकि दरिया दिल है, हाथम तई हैं, वो पानी की आधी बोतल पीते हैं, रास्ते में से पानी की गिरी हुई बोतल को उठा के वो रख देते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर वीडियो वायरल की जाती है कि ये है तुम्हारा यानी लीडर जो बड़ा नेक, बड़ा सालेह है और बड़ा तुम्हारा ख्याल करने वाला है। ये उनकी जो इमेज बिल्डिंग की जाती है ना, खान साहब ने अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोग लगाए रखे हैं। ये और इन लोगों का क्या काम है? ये जो उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ये सिर्फ उनका काम खान साहब की इमेज बिल्डिंग करना है और खान साहब को एक बड़ा ज़बरदस्त मकबूल हुक्मरान और अपराइट किस्म का इंसान दिखाना, तो वो करते हैं। वैसे तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन चूँकि ये वो बाकायदा कामयाब है तहरीक इंसाफ को, कोई एक ऐसा इशू छोड़ती है ना, बाबर रवान साहब, वो जी खान साहब को कत्ल कर दिया जाएगा, को अंदर घुस जाएगा जी, दूसरा वो जहर दे दिया जाएगा जी, तीसरा जी वो जी ये शहबाज गिल है ना जिसने कहा था वो कौन सा कबीला है जो जिसके बारे में भी चंद लोग नाम भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया जल्दी से नाम, कि वो अफ़गानिस्तान में किसी को सुपारी दी गई है, और कूची को सुपारी दी गई है, फिर कूची ने किसी और बंदे को सुपारी दे दी। अब वो सुपारी से बात जो है वो जासूसी तक आ पहुँची है, जासूसी हो रही है और बंदे को 50,000 दिए गए। तो इल्ज़ाम तो उनका सीधा हुकूमत भी होता है, या फिर ये किसी अब ये जासूसी कराने का काम हुकूमतें तो नहीं करती, ये तो इदारे करते हैं, लेकिन इदारों को ज़रूरत नहीं है। और अगर इदारों ने जासूसी करानी हो तो जासूसी कराने के लिए ऐसे घटिया किस्म के तरीक़ेकार कोई भी नहीं इख्तियार करता। ये जितने ऑफिशल्स हैं इस बात को समझते हैं कि जासूसी इस तरह नहीं होती, वो वाले ज़ेरुल इस्लाम है। तो आगे बढ़ते हुए आखिरी खबर आपको बता दें कि वो इलेक्शन की है, सिंध में इलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा यानी पीपल पार्टी तो स्वीप ही कर गई है। 14 ज़िला में जो बलदियाती इलेक्शन हुआ है और उन इलाकों में भी स्वीप कर गई है जहाँ पे MQM की अक्सरियत है, यानी सक्खर, मीरपुर खास और नवाब शाह, यहाँ पे MQM डोमिनेट करती है, JUI बड़े इलाकों में है। लेकिन वो ये बड़े खूनी किस्म के इलेक्शन हुए, इसमें 2 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं और एक उम्मीदवार का भाई जाँ बहक हुआ है, तो कुछ बरादरियों में तसादम हुआ है। तो ये सिंध के जो बलदियाती इलेक्शन ना, या कई मुकामात पर सूरत हाल जो खासी तशवीशनाक रही है। JUI के उम्मीदवार की गाड़ी पे हमला भी हुआ और इस पर फिर MQM वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जनाब कि ये धांधली हुई है और जिन इलाकों में धांधली हुई है या प्रोसेस अनफेयर है तो वहाँ पे दोबारा पोलिंग कराई जाए। तो इस पर पीपल पार्टी वाले एग्रीड हैं कि अगर MQM को कोई इतराज़ है तो हम दोबारा पोलिंग कराते हैं। JUI ने भी इस किस्म के इल्ज़ाम आयद किए हैं और JUI के असद महमूद साहब को तो वोट ही राशिद सोमरू का, बल्कि वोट ही जिस इलाके में वो डालते हैं तो उनका वो वोट ही वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगे हैं, तो ख़राब हालात के बाद कई मुकामात पर पोलिंग रोकना पड़ी। तो उसकी इन लार्जर स्केल वो डिटेल ये है। और फिर इसके अलावा KP में इलेक्शन हुआ है जिसमें PTI के उम्मीदवार जीत गए हैं सवास से, PK7
इसमें फजल मौला जीते हैं और ये सीट बुनियादी तौर पर ANP के उम्मीदवार की इंतकाल के बाद खाली हुई थी, तो ANP की समझा जाती थी ये सीट है, इसीलिए यहाँ पर बाकी सियासी जमातों ने ANP को सपोर्ट किया और ANP के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनका नाम था हुसैन अहमद। तो फजल मौला ने यहाँ पे लिए हैं 17,395 वोट और उनके मद्दे मुकाबल जो हैं उन्होंने उससे कम वोट लिए हैं और उनकी वो वहाँ हार गए हैं, को 13,000 वोट लिए हैं के आसपास है अराउंड। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि यहाँ पर जो टर्नआउट है वो 17% रहा है, तो ये खासा कम टर्नआउट है, तकरीबन 2.25 लाख वोटर है, लेकिन यहाँ पे वोटर नहीं निकले और यूँ लगता है कि इसको फॉर ग्रांटेड लिया है ANP ने और PTI पकड़े पा रही है कैसी सीट जीत रही है। तो ये तो उनका बनता है कि उन्होंने एक सीट जीत ली है और इस पर खुशियाँ मनाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो आखिरी खबर ये कि PTI के 30 MNAs ने डिसाइड कर लिया कि वो अब वापस जा रहे हैं कौमी असम्बली में, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं 17 जुलाई के इलेक्शन का। 17 जुलाई के इंतखाबात में के बाद 30 के करीब ऐसे PTI के उम्मीदवार हैं जो कि राजा रियाज को ज्वाइन करेंगे कौमी असम्बली में और वापस कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाएंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। लेकिन वो इस वजह से रुके हुए कि देखते हैं कि ये जो 17 जुलाई को पंजाब में इलेक्शन होता है, यहाँ पे खान साहब का रुझान क्या रहता है, क्या खान साहब जीतते हैं या हारते हैं। अगर खान साहब यहाँ से सीटें जीतती हैं तो फिर तो सूबाई हुकूमत भी जाएगी हमजा शहबाज की और फिर यहाँ से ये फेडरल गवर्नमेंट वो भी लड़खड़ा जाएगी। लेकिन अगर खास साहब हार जाते हैं और गवर्नमेंट जीत जाती है तो फिर ये बात तय हो जाएगी, गवर्नमेंट अगले 12-14 महीने कहीं नहीं जाती, तो फिर बाकी वो जो बाकी का जो यानी अरसा है वो फिर वो जो MNAs हैं वो चाहते हैं कि वो फिर असम्बली का हिस्सा बन के गुजारे, वो क्यों खजल हों। इलेक्शन जो 1.5 साल बाद होना है तो उनको क्या ज़रूरत है कि 1.5 साल बाहर बैठ के वो एमी तके खान। तो 30 एक उम्मीदवार ऑलरेडी राब्ते में आ गए हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ के वो फॉरवर्ड ब्लॉक या वो ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके सरबराह इस वक्त राजा रियाज है और अपोजिशन लीडर बने हुए नहीं, यानी यही वक्त आना चाहिए अपोजिशन लीडर। राजा रियाज ने वैसे क्या किस्मत पाई है, पंजाब में अपोजिशन लीडर रहा, फिर अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है और आप देख लें उनकी सियासत देख लें और उनको देख लें, तो जिन पे कुदरत मेहरबान हो। हालांकि उनके काम ऐसे नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर सोचा समझा जा सके कि वो इतने बड़े स्टेचर को पकड़ सकते हैं, लेकिन वो हैं बुनियादी वो आजिज़ आदमी है और वो मुझे जो लगता है कि उनके अंदर आजी और उनके सारी है, शायद यही उनके काम आती है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।